हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो यह है क्लास 6 की एनसीईआरटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साइंस की एनसीईआरटी कवर की जा रही है। एनसीईआरटी से देखा जाता है कि ज़्यादातर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम की आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम्स के मेंस की तैयारी कर रहे हो। एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी से काफ़ी सारे सवाल बनते हैं। तो यहाँ पे साइंस की एनसीईआरटी कवर की जा रही है क्लास 6 की। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी एनसीईआरटीज़ कवर की जाएंगी, और जिसमें भी साइंस की चल रही है तो आप साइंस की देखते रहिएगा। इससे पहले 2 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा, जिससे कि सब चीज़ें आपकी कंटिन्यूएशन में कवर होती चल जाएँ। गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता का यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है सब यहीं पे आती है, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि एफआरओ मेंस के लिए, आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तो इस टाइम पे मिनी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मिनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपको एक इनर सेल्फ डेवलपमेंट भी मिलेगा और एक कॉन्फिडेंस भी महसूस होगा कि आप कैसे एग्जाम लिख के आएंगे। साथ साथ आरओ सचिवालय की भी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जा रही है कि जो वैकेंसी आने वाली है उत्तराखंड में आरओ सचिवालय की, तो उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए भी बैच शुरू होने जा रहा है। और डेली प्रैक्टिस एमसीक्यूज चल रहे हैं कि अगर आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे तो उसके लिए भी पेड क्विज चल रही है। और करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स के लिए भी ग्रुप चल रहा है, जिन पे भी आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिल सकती हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, सीधे हम वहीं पे चलते हैं। अगर आपने पिछली 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे, यहाँ से हमको पढ़ना है। इससे पहले अर्थवर्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है कॉकरोच से। तो कॉकरोच का क्या किस तरह से उसका मूवमेंट होता है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो कॉकरोचेज वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। देखिए ये सिंपल सी बात है, कॉकरोच सब लोगों ने देखा होगा घरों में अपने। तो वो चलता भी है, क्लाइंब भी कर लेता है और वो उड़ भी सकता है। उसके 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। दीज हेल्प इन वॉकिंग। उसको जो पैर होते हैं वो उसको चलने में मदद करते हैं। द बॉडी इज़ कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉकरोच का जो ऊपर का कवर होता है वो थोड़ा मजबूत होता है और उसके नीचे की जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंड टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। तो जो उसकी ऊपर की बॉडी है वो कुछ अलग अलग प्लेट्स जो हैं उससे मिलके बनी है, जो कि अपना में बहुत मजबूत है, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करती है बाहरी किसी भी अटैक से। देर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। दोज कॉकरोचेज हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 2 पेयर हैं उसके विंग्स के जो उसको उड़ने में मदद करते हैं। कॉकरोचेज हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, अलग अलग उनकी मसल्स हैं। और जो पैर दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। तो जो मसल्स पैरों के पास होती हैं वो उनको चलने में मदद करती हैं। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोचेस फ्लाइज। और जो बॉडी मसल्स हैं, देखिए जो मसल पैर के पास है वो चलने में मदद करेंगी, और जो बॉडी की मसल्स हैं वो उसको उड़ने में मदद करती है। ये कॉकरोच का काम है कि कॉकरोच काम किस तरह करता है। फिर चिड़ियाओं की बात करें, अगर पक्षियों की बात करें तो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। सबको पता है कि जो पक्षी हैं वो हवा में उड़ते हैं। एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। सम बर्ड्स जैसे कि डक्स हैं, स्वान हैं, वो पानी में तैर भी सकती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डक है, स्वान है यानी कि बत्तख है, और जो स्वान है वो यानी कि हंस जो है ये भी पक्षियों की श्रेणी में ही आता है, बर्ड्स की श्रेणी में ही आता है। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज़ आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। ठीक है, उनकी बॉडी इसलिए इस तरह से बनी हुई है क्योंकि जो एरोप्लेन्स बनते हैं वो भी एरोडाइनमिक्स पे ही बनते हैं, और वो जो एरोडाइनमिक्स का एग्जाम्पल लिया जाता है वो बर्ड्स से ही लिया जाता है। देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट। उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो हल्की होती हैं क्योंकि वो होलो होती हैं, खोखली होती हैं, इस वजह से वो उनको उड़ने में मदद करती हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। इंपॉर्टेंट बात यह है, पक्षियों की जो मांसपेशियां हैं यानी कि जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, क्योंकि उनको जो पंख अपने जिन पंखों से वो उड़ती हैं वो मसल्स ही उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। और उनकी हड्डियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, या कमज़ोर कहने की जगह हम ये कहें कि वो उनकी हड्डियाँ खोखली होती हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। द बोनी पार्ट्स ऑफ द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। जो आगे की जो 4 लिम्स के जो बोनी पार्ट्स थे यानी कि हड्डियों के जो ढांचे थे वो अपने आप में पंखों में बदल गए। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। और जो शोल्डर बोन्स हैं वो मजबूत होती हैं। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। तो जो फ्लाइट के दौरान यानी कि जिस टाइम पक्षी उड़ता है उस दौरान जो मांसपेशियों की ज़रूरत पड़ती है वो विंग्स को ऊपर नीचे करने के लिए, अप एंड डाउन करने के लिए, वहाँ पे ब्रेस्ट बोन्स जो है वो काम करती हैं।
द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम फ़िश की बात करें तो फ़िश की बात कर रहा है वो कि मछली के लिए जो उसका सिर है और जो पूँछ है फ़िश की आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स, दिस बॉडी शेप्ड इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। देखिए मछलियों की बात कर रहा है यहाँ पे, पक्षियों के बाद इस मछलियों में आ रहा है वो, और वो ये कहना चाह रहा है कि जो बॉडी है मछलियों की वो अपने आप में स्ट्रीम लाइंड होती है, तभी जो मछली है वो पानी को काटती हुई आराम से समुद्र के अंदर तैर लेती है। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। देखिए यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन कर लेना है, यहाँ पे एक लाइन खींच लेना कि यहाँ से ऊपर पक्षियों के बारे में था और यहाँ से नीचे अब फिशेस के बारे में, यहाँ से नीचे अब मछलियों के बारे में बता रहे हैं ये कि जो मछली है उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली, तो पानी जो है उसके चारों तरफ निकल सकता है मछली के, और मछली को पानी में आगे बढ़ने में मदद मिलती है इससे। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज़ कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स, तो जो मछली का जो हड्डियों का ढांचा होता है वो चारों तरफ से स्ट्रॉन्ग मसल से, बहुत ही मजबूत मसल से, मांसपेशियों से घिरा होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड्स द अपोजिट साइड। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि जब मछली मूव करती है तो देखिए सिर एक तरफ जा रहा है और पूंछ दूसरी तरफ जा रही है। अगर सिर इधर जा रहा है तो पूंछ इधर जा रही है, सिर इधर है पूंछ इधर है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ सिर जा रहा है तो पूंछ दूसरी तरफ जा रही है, यानी कि जो टेल है मछली की वो दूसरी तरफ जा रही है। तो जब इस तरह से मछली ट्रैवल करती है कि एक जो उसका सिर जो है वो एक साइड जा रहा है और फिश का जो टेल है वो दूसरी साइड जा रही है, इस तरह से बॉडी मूवमेंट कर पाती है मछली और इसी वजह से वो आगे भी बढ़ती है। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड, उसके बाद तेज़ी से क्या होगा, पहले तो वो इधर जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल पहले ये ऐसे जा रही है, फिर तुरंत ये ऐसे हो जाएगी, फिर इधर चल जाएगी, फिर इधर चल जाएगी, तो ऐसे जाती रहेगी। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड, तो इससे जर्क भी मिलता है मछली को और उसकी बॉडी जो है वो आगे की तरफ मूव करती है। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड, दिस इज हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल, तो ये इससे हेल्प मिलती है उसको। द एंशंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल रोट अ बुक टाइटल्ड एज गेट ऑफ एनिमल्स, तो गेट ऑफ एनिमल्स जो है ये किताब लिखी गई है एरिस्टोटल के द्वारा। योगा जो है सबको पता है कि ये बेटर हेल्थ के लिए होता है और योगा अपने आप में एक इनवैल्यूएबल गिफ्ट है ऑफ द एंशंट इंडियन ट्रेडिशन कहा जा रहा है, अच्छी बात है। और जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र है, उसने 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सीधे सीधे ऐसा सवाल बनता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है वो किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल सालाना 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, यानी कि जीवित जीव, उसके लक्षण और उसके जो आवास है, उसका जो हैबिटेट है, उसका आवास कैसा है, उसके ऊपर बात की जा रही है। इन द सी, अगर समुद्र की बात की जाए तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय स्लाइन ऑब्लिक सॉल्टी वाटर, तो यानी कि समुद्र में सबको पता है कि समुद्र में क्योंकि खारा पानी होता है, नमक का पानी होता है, तो जितने भी पौधे हैं, जितने भी जीव हैं, वो सभी नमकीन पानी से, नमक के पानी से घिरे रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व इन वाटर, ज़्यादातर जो प्राणी रहते हैं, चाहे वो जानवर हों और चाहे वो पेड़ पौधे हों, वो पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन होते हैं ज़्यादातर उसे ही लेते हैं। कुछ जानवर हैं जो पानी की सतह पे आते हैं, जैसे डॉल्फिन जैसी कुछ मछलियाँ हैं, तो वो सतह पे आती हैं और सतह पे आके वो सांस लेती हैं। देर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, और अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में तो बहुत कम पानी अवेलेबल है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। देखिए डेजर्ट की, रेगिस्तान की ये खास बात है कि रेगिस्तान में दिन में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो रात में वहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हो जाते हैं, 0 डिग्री से टेम्परेचर पहुँच जाता है रात में। तो अगर आपको ये लगता है कि रेगिस्तान की चलो दिन तो गर्मी में से बीत जाएगा लेकिन रात में आराम से ठंडा रहेगा या नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, तो सॉरी टू से रात में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। वो इतना ठंडा हो जाता है कि वहाँ पे रात में लोगों की डेथ भी हो सकती है। अगर दिन में रेगिस्तान में गर्मी की वजह से डेथ हो सकती है तो रात में ठंड की वजह से भी डेथ हो सकती है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। सिंपल सी बात है कि वो डेजर्ट में ही रहते हैं और वहीं पे सांस भी लेते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज़ अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। अब देखिए अगर हम ऊँट की बात करें तो ऊँट को, जिसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि डेजर्ट को पार करना जो है वो ऊँट के सहारे ही पॉसिबल है, या ऊँट के सहारे थोड़ा इजीली पॉसिबल है। तो ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कैमल की जो बॉडी है वो कुछ इसी प्रकार से बनाई गई है। एक कैमल जो है, यानी कि जो ऊँट है, उसकी बॉडी इस तरह से है कि उसके पैर इतने लंबे होते हैं कि वो उसकी बॉडी को समुद्री, नॉट समुद्री,
डेजर्ट की यानी कि जो रेगिस्तान की जो रेत है उससे काफ़ी ऊपर रखती है, जिससे कि उसको गर्मी का एहसास कम से कम हो। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज़ ड्राई एंड डू नॉट स्वेट। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, कैमल को पसीना नहीं आता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिससे कि पानी का लॉस नहीं है। बहुत कम अमाउंट में वो यूरिन करते हैं और उनका जो डंग है, उनका जो वेस्ट है वो सूखा रहता है बिल्कुल, उसमें कोई भी पानी का वेस्टेज नहीं होता। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। तो वो बिना पानी के कई दिन तक जीवित रह सकते हैं। प्रकृति ने उन्हें इसी हिसाब से बनाया है कि वो रेगिस्तान जैसी जगहों पर रह सकें, जहाँ पे पानी की जो अवेलेबिलिटी है, पानी की जो उपलब्धता है, वो बहुत ज़्यादा कम है। फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शंस एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब देखिए, अगर पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, मछलियाँ उनका उपयोग किस प्रकार से करती है, तो जो गिल्स उनकी बॉडी में होते हैं वो उसी की मदद से ऑक्सीजन को सोखती हैं जो पानी के अंदर होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम कब कहेंगे कि कोई जानवर किसी जगह पर रहने के लिए अडेप्ट हो चुका है? तो जो भी परिस्थितियाँ वहाँ पे अवेलेबल हैं और उन परिस्थितियों में रहने के लिए एक ऑर्गेनिज्म के पास, एक जीव के पास जो भी उसके उसके सामान होते हैं, उसके पास उसके बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी मदद से अगर वो उस इन्वायरमेंट में, उस हैबिटेट में, उस आवास में सही से रह पा रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि वो वहाँ पे अडेप्ट कर चुका है, वहाँ पे वो रह सकता है। अगर इसको हम करंट से जोड़ना चाहें, करंट से जोड़ें, तो आप ये समझिए कि इस टाइम पे ये कहा जा रहा है कि अफ्रीका के नामीबिया से भारत में चीता लेके आए जाएंगे और उन चीतास को मध्य प्रदेश का जो कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, वहाँ पे उनको रीलोकेट किया जाएगा। तो शुरू में 8 लेके आए जा रहे हैं, 4 मेल हैं उसमें और 4 फीमेल हैं, एक ट्रायल बेसिस पे ये देखने के लिए कि वो यहाँ पे आके अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ये वही अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं कि क्या वो इस माहौल में आने के बाद अडेप्ट कर पा रहे हैं खुद को। अगर वो करेंगे तो आगे और भी फिर चीता लाने की बात की जा रही है। अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफर्स डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। तो उनकी जो रहने की जगहें हैं उन पे डिपेंड करता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं। अडेप्टेशन डिफरेंट वेरी कर सकता है। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट। तो एक वो जगह जहाँ पे कोई जानवर रहता है वो उसका हैबिटेट है, वो उसका घर है, उसका आवास है। जैसे इंसान का अगर आवास कहें तो एक जो ईंट और सीमेंट से बना हुआ जो मकान है वहाँ पे वो रहता है, लेकिन प्रकृति ने उसे ये नहीं दिया, वो इंसान ने खुद अपने लिए बनाया है। लेकिन प्रकृति के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, नेचर के हिसाब से एक जानवर जो नेचुरल इन्वायरमेंट में रहता है वो उसका आवास होता है, वो उसका हैबिटेट होता है। बेसिकली हैबिटेट का मतलब हम जंगल कहते हैं कि फॉरेस्ट जो है अपने आप में, या एक जंगल जो है अपने आप में, वो एक हैबिटेट है कई सारे जानवरों का, क्योंकि जानवर जो होते हैं सभी वहीं पे रहते हैं। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम। तो हैबिटेट का मतलब होता है घर, है ना। वो जानवरों के लिए घर क्या है? जंगल है। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड। अब देखिए हैबिटेट क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है जानवरों को। वो खाना प्रोवाइड करता है, उनको पानी प्रोवाइड करता है, शुद्ध हवा करता है, वहाँ पे रहने की जगह देता है, और जो भी दूसरी चीज़ें जो किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी जीव को, किसी जंतु को जीने के लिए चाहिए, वो सब चीज़ें उसको वहाँ से मिलती हैं। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। और कई तरह के अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, वो सब एक तरह से रहते हैं एक साथ। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेट टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब देखिए, जो जानवर ज़मीन पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहा जाता है, कि वो जानवर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब हो गया जहाँ पे ज़मीन है, और अगर जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे उसको एक्वेटिक कह दिया जाता है। तो टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या हुआ कि स्थलीय आवास में रहते हैं, यानी कि जो स्थल पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल कह दिया गया है। जैसे शेर है, घोड़ा है, या और भी जितने जानवर हैं, बिल्ली है, जितने भी जानवर हैं वो सब टेरेस्ट्रियल हैं। लेकिन अगर हम बात करें फिशेस की, है ना, सी हॉर्स की, तो ये जितने जानवर हैं ये सब पानी में रहते हैं। तो ये जो मछलियाँ हैं, सी हॉर्स, इन सबको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे कि इनकी लाइफ जो है वो एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं, ये पानी में रहने वाली स्पीशीज़ हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जाम्पल क्या हैं? यानी कि वो आवास जो टेरेस्ट्रियल है, जहाँ पे ज़मीन होती है, जैसे कि फॉरेस्ट पे ज़मीन होती है, ग्रासलैंड है ना, डेजर्ट है, घास के मैदान है, रेगिस्तान है, कोस्टल एरियाज़ हैं, और माउंटेन रीजन्स। हम देखिए कोस्टल एरियाज यानी कि तटीय रेखा, समुद्र स्टार्ट नहीं हुआ है, बस समुद्र और ज़मीन के जो, समुद्र और ज़मीन का जो एक तरह से आप कह सकते हैं ट्रांजिशन है, बीच की जो जगह है तट की, उसकी बात की जा रही है। और माउंटेन्स यानी कि पहाड़ी क्षेत्र जो है वो सारा ज़मीनी क्षेत्र में आता है, स्थलीय क्षेत्र में आता है। ऑन दी अदर हैंड द हैबिटेट्स
ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। और जो लोग पानी में रहते हैं, जो जीव जंतु पानी में रहते हैं, जो पौधे पानी में रहते हैं, उनको हम एक्वेटिक हैबिटेट्स के लिए कहते हैं कि वहाँ पे उनका जो आवास है वो कैसा है, वो एक्वेटिक है, जलीय है। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि नदियाँ हैं, है ना, लेक्स हैं, ओशन है, सी हैं, ये सारे जितने भी एग्जांपल हैं वो सब किसके एग्जांपल हैं? एक्वेटिक के एग्जांपल हैं। देयर आर लार्ज वेरिएशंस अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स। इफ वन गोज फ्रॉम प्लेन टू हाई माउंटेन्स देन फॉर सम डेज ही मे फील प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग एंड डूइंग एक्सरसाइज। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये ज़्यादातर लोग इसको महसूस करते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे और ज़्यादा महसूस होता है कि अगर कोई अचानक से कोई पर्सन प्लेन के एरिया से हाई माउंटेन एरियाज़ पे चला जाए तो उसको शुरू में सांस लेने में भी दिक्कत होती है और कुछ टाइम बाद उसको एक्सरसाइज करने में भी दिक्कत होती है। शुरू शुरू में आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे और आप सांस भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपको सांस बहुत खिंच खिंच के आ रही होगी। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम आसमान में ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे जो एटमॉस्फेयर की क्वांटिटी है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो वैसे वैसे कम होने लगती है। तो जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो रही है और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और कुछ समय आपको वहाँ पे बिताना पड़ेगा जिससे कि वहाँ पे आप अडेप्ट हो सकें। जब हम वहाँ पे अडेप्ट हो सकेंगे या एक्लेमेटाइज इसको कहा जाता है कि एक्लेमेटाइजेशन होना चाहिए, जब आप वहाँ पे एक्लेमेटाइज हो जाएंगे तब आपको वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो एक्लिमेटाइजेशन की दिक्कत आती है वो आती है सैनिकों को। अगर कोई हरियाणा का सोल्जर है या उत्तर प्रदेश का सोल्जर है जिसने इतने ऊंचे पहाड़ पे नहीं रहा है और अगर उसकी पोस्टिंग जब लद्दाख में होती है या जम्मू कश्मीर में उसकी पोस्टिंग होती है, कश्मीर के जो इलाके हैं उनमें पोस्टिंग होती है, लद्दाख में पोस्टिंग होती है, तो वहाँ पे जब वो ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो पहले उन्हें नीचे रखा जाता है थोड़ा सा जिससे कि वो अपने एक्लिमेटाइज कर सकें अपनी बॉडी को और उस इन्वायरमेंट में सांस लेने लायक बन सकें। फिर धीरे धीरे उनकी ऊंचाई बढ़ाई जाएगी, उनको सोल्जर्स को ऊपर हाइट पे भेजा जाएगा जिससे कि वहाँ पे वो आराम से रह सकें। आफ्टर सम डेज आर बॉडी एडजस्ट टू द चेंज्ड कंडीशंस ऑन दी हाई माउंटेन। तो सच small changes that take place in the body of a single organism over short periods to overcome small problems due to changes in the surroundings are called acclimatization। तो ये जो छोटी छोटी चेंज बॉडी के अंदर आते हैं कि पहले जब आप यूपी में रह रहे थे, हरियाणा में रह रहे थे, पंजाब में रह रहे थे तो सांस लेने में दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन अगर आपको लद्दाख भेज दिया जाए तो आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो ये जो छोटे छोटे चेंजेस हैं और उसके बाद कुछ समय बाद लद्दाख में रहते हुए भी आप अगर सांस ईजिली ले पा रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि ह्यूमन बॉडी ने, इंसान की बॉडी ने उस एरिया का एक्लिमेटाइजेशन कर लिया है, यानी कि उस क्लाइमेट में आप अपने आप को ढाल चुके हो। दीज चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम द अडेप्टेशंस दैट टेक प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो देखिए ये वो अडेप्टेशंस हैं या ये वो एक प्रोसेस है जो कुछ समय में चेंज हो जाएगा 5-7 दिन के अंदर। अगर आप आज यूपी में रह रहे हैं तो 5-7 दिन अगर आप लद्दाख में रहेंगे तो वहाँ के हैबिचुअल हो जाएंगे, 15 दिन भी लग सकते हैं कभी कभी। लेकिन जो अडेप्टेशंस, जो इवोल्यूशंस लाखों सालों से, हज़ारों सालों से आ रहे हैं, ये जो एक्लिमेटाइजेशन का प्रोसेस है ये उससे बिल्कुल हटके है, उससे बिल्कुल अलग है। द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। अब देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जैविक घटक और एक अजैविक घटक होते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो जीवित होते हैं, है ना, जैसे कि जानवर हुए, पौधे हुए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब किसी भी हैबिटेट के, किसी भी आवास के बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। द नॉन लिविंग थिंग्स, और वहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं या एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, तो अजैविक जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं जैसे कि वहाँ पे चट्टानें जो हैं, मिट्टी है, हवा है, पानी है, ये सब किसी भी हैबिटेट के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं इसको, या अजैविक घटक कहते हैं। अडेप्टेशन इज़ द मैथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। तो कहीं की भी जलवायु से एडजस्ट करने के लिए जो प्रोसेस कहा जाता है उसको अडेप्टेशन कहते हैं, कि वहाँ पे आपने रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लिया है या नहीं कर लिया। अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली। तो अडेप्टेशन इतनी तेज़ी से नहीं होता, अडेप्टेशन में टाइम लगता है। एक एक्लिमेटाइजेशन होता है जो 5-7 दिन में हो जाता है, लेकिन अडेप्टेशन होने में किसी भी इन्वायरमेंट में चेंज आना पड़ता है, उसमें काफ़ी चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अडेप्टेशन कुछ इस तरह से माने, अगर मैं किसी की हैबिटेट को पूरी तरीके से चेंज कर दूं, जैसे कि अगर हम चीता की ही बात करें, कि मान लेते हैं अगर चीता है और चीता जो है वो ग्रासलैंड में रहता है ना, खुले हुए ग्रासलैंड में रहता है जहाँ पे खूब लंबा घास का मैदान है, जहाँ पर बड़े पेड़ पौधे नहीं हैं।
और जो घास है वो थोड़ी कम रहती है, कम ऊंची रहती है, लेकिन वो वहाँ पे रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उस चीता को हम ग्रास लैंड से माउंटेन एरियाज़ पे छोड़ दें, या उसको हम कोस्टल एरियाज़ में ले जाएं, या उसको हम डेजर्ट के एरियाज़ में ले जाएं, तो क्या वो वहाँ पे ज़िंदा रह पाएगा? बहुत मुश्किल है, वो नहीं रह पाएगा ज़िंदा। तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस था इसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन। लेकिन अगर हम इसी प्रोसेस को कई हज़ारों साल तक करते आएँ, तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि जो चीते हैं वो डेजर्ट के एरियाज़ में भी, या माउंटेन क्षेत्र में भी, पहाड़ी क्षेत्रों में भी अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे, अगर उनको कई सालों तक वहाँ पे लेके जाया गया है तो इसलिए अडेप्टेशन में टाइम लगता है, लेकिन जो एक्लिमेटाइजेशन है वो 5-7 दिन 10 दिन के अंदर हो जाता है। तो अडेप्टेशन इज द मेथड। अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन शॉर्ट टाइम, ये हम पढ़ चुके हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस डाई। तो जो भी अडेप्टेशन पे चेंजेस नहीं ला पाता अपनी बॉडी में, वो मर जाता है। एंड ओनली द अडेप्टेड वंस सर्वाइव। और जो अडेप्टेड वंस हैं, यानी कि जिन्होंने उस माहौल में रहना सीख लिया है, वही जिंदा बच पाएंगे। ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। दिस रिजल्ट्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स। फिर कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की बात की जा रही है कि कुछ जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं वो क्या हैं। तो डेजर्ट की अगर हम बात करें, तो डेजर्ट्स में फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट्स इज़ यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स। तो तनों से वहाँ पे जो तन होता है, जो तना होता है किसी भी पेड़ का, वहाँ से फोटोसिंथेसिस होती है। यानी कि वहाँ से जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की, वो वहीं से होती है। क्योंकि जो पत्तियाँ होती हैं रेगिस्तान में, पत्तियाँ पेड़ों के अंदर होती नहीं हैं। जो पत्तियां हैं वो अपने आप में कांटे बन जाती हैं। तो जो थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं किसी भी पेड़ में, वो अपने आप में एक तरह से पत्ती ही है। उस पौधे ने उस माहौल में रहने के लिए, रेगिस्तान का जो अति शुष्क माहौल होता है, मौसम होता है, उसमें रहने के लिए अपने आप को इस तरह से बनाया है कि उसने अपनी पत्तियों को कांटों में कन्वर्ट कर लिया है। पत्तियाँ इतनी छोटी हो गई हैं जिससे कि वहाँ पे पानी का जो लॉस है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, वो कम से कम हो सके। The stem is also covered with a thick waxy layer which helps to retain water in the tissues of cacti. Most desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water. तो क्योंकि रेगिस्तान के अंदर पानी बहुत कम होता है, तो इसलिए वहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई तक जाती है ज़मीन के अंदर, जिससे कि उसको पानी मिल सके। माउंटेन रीजन्स की बात करें तो दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड। पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। एंड विंडी, बहुत ज़्यादा हवा भी चलती है। इन सम एरियाज़ स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स। कई जगहों पे देखा भी जाता है, जो लेसर हिमालयाज़ और ग्रेटर हिमालयाज़ हैं पहाड़ों पे, हिमालयाज़ में, वहाँ पे ज़्यादातर आपको बर्फ़ मिल जाएगी विंटर्स में। देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन दी माउंटेन रीजन्स। फिर ग्रासलैंड्स की बात की जाए, यानी कि अगर जो घास के मैदान की बात की जाए, अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल्स एनिमल्स लाइक डियर। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर। सिंपल सी बात है, एक शेर जो है वो या तो किसी जंगल में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, या ग्रासलैंड में रहता है, घास के मैदान में रहता है। लायन लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड्स व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे। अब देखिए, जो शेर का जो रंग होता है थोड़ा भूरा सा होता है। वो ऐसा रंग होता है जब कोई पत्तियां सूख जाती हैं, जब उनमें हरापन नहीं रहता, तब वो हेल्प करता है। यानी कि वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है शेर जिस तरह से एक सूखे पत्ता हो। यानी जो सूखे पत्ते का जो रंग होता है वो शेर जैसा होता है। तो जब ग्रासलैंड में घास सूखती है, सूख जाती है, यानी कि वो मुरझा जाती है, तब वहाँ पे शेर का पता लगा पाना और सूखी घास का पता लगाना पता नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का जो बॉडी का जो रंग है वो जब लगभग लगभग मिल जाता है। अ डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट्स एंड ग्रासलैंड्स। एक जो हिरन है वो भी यहीं पे रहता है, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो ग्रासलैंड्स हो, घास का मैदान हो। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो जो जंगलों में जो बहुत ज़्यादा मजबूत जो प्लांट के जो तने होते हैं, उनको चबाने के लिए उसके बाद बहुत ज़्यादा मजबूत टीथ होते हैं जो हिरन इस्तेमाल करता है। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स। तो देखिए, एक डियर को अगर हम देखें, हिरन को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की कि आसपास कोई शिकारी जीव तो नहीं है। इस चीज़ को पता लगाने के लिए उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एनिमल्स लाइक लॉयन दैट मेक इट देयर प्रे in order to run away from them and not become their prey. It has long ears to hear movements of predators. तो जो हिरन है, हिरन के कान बहुत बड़े होते हैं, जिससे कि कोई भी अगर मूवमेंट हो रही है, कोई भी शिकारी जानवर जो है वहाँ पे अगर मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी मूवमेंट को वो बहुत ईजिली एकदम जांच कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, और वहाँ से फिर वो भाग खड़ा होता है, जिससे कि वो अपनी जान को बचा सके। इसके बाद हम एक्वेटिक हैबिटेट से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज।
वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।